तो चलिए टुडे let's start with our new topic, that is cell, the fundamental unit of life, part 2, and we are going to discuss about the cell organelles. Now, अब ये cell organelles क्या होती हैं? अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका कि एक कोई स्पेशल फंक्शन है परफॉर्म करने का. इन सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड और स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं और इन सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है. और अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के पास भी कोई ऐसी मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसलिए उनके पास कोई लाइफ का साइन नहीं है. दे डोंट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. Or when they enter into the living body, they use the machinery of that living cell to grow and multiply. अब प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. Now why is it so कि यूकैरियोटिक सेल्स में हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है? तो लेट्स हैव अ लुक एट इट कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे जो काम है वो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज के साथ होते हैं. अब इतनी सारी एक्टिविटीज आपस में चल रही हैं तो इन सभी एक्टिविटीज को एक दूसरे से सेपरेट रखना है. अब इनको सेपरेट रखने के लिए ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं ये काम करते हैं. जबकि जैसे कि आप अगर बात करें हम प्रोटीन सिंथेसिस की तो उनका काम है राइबोसोम्स का, वो एक अलग काम है, वो अलग स्ट्रक्चर कर रहा है. इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है. माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक अलग से स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट दे आर यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस पर्पस, उनका एक अलग से कंपार्टमेंट बना दिया. तो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग काम चल रहे हैं ताकि इनमें मिक्सिंग ना हो. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है. ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में जो ये क्लोरोफिल बनाने वाले जो हैं स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट प्लास्टिड्स बट इंस्टेड दे आर सम बैग लाइक वेसिकल्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट. Now this is a prokaryotic cell. It's a typical structure of a prokaryotic cell, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद अंदर एक आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके सेंटर में न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है बट मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड. कुछ राइबोसोम्स स्कैटर्ड नजर आ रहे हैं साइटोप्लाज्म में. ये पिलाई प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल एंड फ्लैजिलम विच हेल्प्स इट टू मूव. Now this is the structure of a prokaryotic cell. अब अगर हम कंपेयर करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है, तो वी हैव दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. प्रोकैरियोटिक सेल्स ये जो है इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट लाइन इज दे डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और इनका जो न्यूक्लियर रीजन है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड. जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर स्मॉल इन साइज whereas यूकैरियोटिक सेल्स दे आर बिग इन साइज. प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक सिंगल क्रोमोसोम है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट whereas membrane bound cell organelles are present in case of यूकैरियोटिक सेल. नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि साइटोप्लाज्म में जो वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या है. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now, endoplasmic reticulum
जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूअसली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड इट्स मेड अप ऑफ चैनल्स, ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये सब इसके ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक साइड पर न्यूक्लियस से और दूसरी साइड पर सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। इसका जो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका स्ट्रक्चर एकदम से सिमिलर है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह के हैं, एक है RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि रफ जो है वो रफ दिख रहा है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर ये राइबोसोम्स बहुत सारे अटैच्ड हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, इसीलिए उनका लुक थोड़ा सा रफ हो जाता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो राइबोसोम एंड इट गिव्स अ स्मूथ अपीयरेंस। ये स्मूथनेस का काम करते हैं, स्मूथ दिखते हैं, एक्चुअली दे लुक स्मूथ। ना अब हमें ये मालूम है कि राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी काम यही हुआ कि वो भी प्रोटीन के सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और प्रोटीन जब एक बार बन जाते हैं तो उसको सेल्स के अलग अलग पार्ट में जहां जहां भी उसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वहां वहां पर पहुंचा देते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आई एम सॉरी, एक बार इसको बैक करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इनका स्ट्रक्चर है वो स्मूथ है, देयर इज नो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन इट एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। फैट्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाने के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आते हैं। अब एक बार इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्चुअली फंक्शंस क्या हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू द सेल। अब फ्रेमवर्क है तो इट मेंटेन्स द फॉर्म और द शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट फंक्शन जो इसका है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है मटेरियल्स की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे भी हमने डिस्कस किया है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करना। अब जो ये प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उनके ल्यूमेन में, ये पास ऑन होते हैं गोल्गी एपरेटस पर, और ये गोल्गी एपरेटस इनकी पैकेजिंग करता है और फिर इसको सेल्स के अलग अलग पार्ट्स में भेज देता है। अभी इसका हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है कि वो लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मींस इट हेल्प्स टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द लिवर। जो हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो बाकी के सेल्यूलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का काम करता है। मतलब कि इससे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन with the help of proteins and lipids formed by rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum. तो ये जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ, इनसे प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलते हैं जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। एक थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को। ये देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनके प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स सेंड करे जाते हैं गोल्गी एपरेटस में, और ये गोल्गी एपरेटस फिर इनको पैक करके सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाता है। ये वेसिकल्स जो है गोल्गी एपरेटस से सेपरेट होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चले जाते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिर जाके एक दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये गोल्गी एपरेटस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गोल्गी एपरेटस एंड हाउ डज इट वर्क।
Now, this is the structure of Golgi apparatus. This Golgi apparatus was first discovered by Camillo Golgi in year 1898. Golgi apparatus originate होता है जो smooth endoplasmic reticulum है उसमें से. Means this does not carry any ribosomes. ये देखिए, ये बिल्कुल सिस्टम ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स है, अरेंज्ड है एक दूसरे के पैरेलल, एक के ऊपर एक, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स. गोल्गी apparatus के दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, दूसरा होता है ट्रांस फेस. सिस फेस इज द रिसीविंग फेज. यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल आ रहा है, इट इज रिसीव्ड इन द सिस फेस, देन आफ्टर इट इज पैक्ड एंड पास्ड ऑन टू द अदर साइड, यानी कि ट्रांस फेज की तरफ ये पास ऑन होता है, एंड यहाँ से ये पूरे वेसिकल्स बनते हैं एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. अब अगर हम इनका डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करें कि इनके फंक्शंस क्या हैं, जो गोल्गी apparatus है बेसिकली इसके फंक्शन क्या है. गोल्गी apparatus इज इसका मेन काम है पैकेजिंग मटेरियल. गोल्गी apparatus modifies, sorts and packages the material coming from endoplasmic reticulum or synthesized in Golgi itself. यानी कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आ रहा है उसको ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है और आगे बेच देता है. पैकेजिंग का काम है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. जब ये पैकेज करता है मटेरियल को तो ये बनाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इनमें जो मटेरियल्स है तो दे मेक अप दी सिक्रीटरी वेसिकल्स, और इनके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो हो सकते हैं आपके एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, कुछ भी. ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, ये आपके एंजाइम्स हैं, चाहे म्यूकस है, चाहे हार्मोन्स हैं, ये सब इसके अंदर पैक होकर के ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. नाउ गोल्गी apparatus also help in the formation of complex sugar from simple sugar. ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक और जो ये मेन काम है कि ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है. नाउ यू कैन सी वन डायग्राम हियर विच विल शो यू. देखिए सब चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं. ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनसे जो भी मटेरियल, जो प्रोटीन बन के निकल रहा है, इट इज पास्ड ऑन टू द गोल्गी apparatus फ्रॉम द सिस फेस. यहाँ पर ये सब apparatus पैक्ड हैं. जो ये भी गोल्गी apparatus है ये सभी प्रोटीन्स को प्रॉपर तरीके से पैक करता है, एंड देन इट सेंड्स इट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स. यहाँ पर ये आपको सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्मेशन नजर आ रहा है. कुछ पार्ट ऑफ गोल्गी apparatus is also used in making lysosomes. ठीक है. Now next obviously हमारा टॉपिक आएगा lysosomes, क्योंकि हम यहीं पर भी रुके हैं. Now what are lysosomes? अगर हम lysosomes के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन अ सेल. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग. लाइसोसोम का काम क्या है कि इसके अंदर जो भी वेस्ट सिस्टम, वेस्ट मटेरियल जो भी सेल से जनरेट होता है, लाइसोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ये उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं. कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और ये सिस्टम को हमारे क्लीन करने में, सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. तो इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ द सेल. इसके अलावा इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बर्स्ट हो जाता है, ओपन, इट बर्स्ट ओपन एंड देन इट रिलीज ऑल इट्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ऑल इट एंजाइम्स इन द सेल, और जो सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैल फंक्शनिंग कर रहा है, खराब है, उसको ये पूरा का पूरा एनगल्फ कर देता है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. इसके आगे के पार्ट्स हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके देन.